बाइस्कोप की बातें। रात और दिन, अंधेरा और उजाला, सुख और दुख, कहने को ये दो अलग-अलग हालात के नाम हैं। लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं हैं? और क्या इस सिक्के का नाम जिंदगी नहीं है? हालात में कभी उतार तो कभी चढ़ाव, जज्बात में कभी खुशहाली तो कभी बदहाली, यही तो है जिंदगी। लेकिन जिंदगी में तकलीफों का समंदर कभी गहरा ना होने पाए, आदमी किनारे तक पहुंचने की कोशिश बंद नहीं करे। इसलिए कहा जाता है कि उम्मीद की पतवार नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद बनी रहे, आशा की ज्योत जलती रहे, तो मुसीबत के हर पर्वत को पार किया जा सकता है। लेकिन अरे, मैं ये उपदेश जैसी बातें क्यों करने लगी? वैसे सच पूछिए तो ये बातें मैं आपसे नहीं, खुद से कर रही थी। और ये बातें जहन में आई आज की फिल्म के नाम की वजह से, क्योंकि आज की फिल्म का नाम ही ऐसा है जिसमें ये सारी बातें छुपी हुई हैं। नाम है बहारें फिर भी आएंगी। मतलब ये कि पतझड़ से घबराने की जरूरत नहीं है। मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता और बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। तो चलिए, उम्मीद के इसी मोड़ पर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस फिल्म की बातें। बातों में समाई हुई जानकारियां बटोर कर लाए हैं इसहाक मुजावर, और उन बातों से जुड़ा प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में मददगार हैं PKA नायर। बातों का आलेख तैयार करके उसे आपको सुना रहे हैं बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कोनो बाज सुमें सारा। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला। ये गाना फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का नहीं है दोस्तों। ये है न्यू थिएटर्स की फिल्म प्रेसिडेंट का, जो आई थी सन 1937 में। और शायद बुजुर्ग सिने प्रेमियों को याद होगा कि अपने जमाने में फिल्म प्रेसिडेंट ने मकबूलियत का नया रिकॉर्ड बनाया था। गाने की झलक सुनकर आप शायद ये भी जान गए होंगे कि फिल्म प्रेसिडेंट के हीरो थे KL सहगल। KL सहगल की फिल्मों को जिन लोगों ने नौजवानी में देखा था, वे ताउम्र उन्हें याद करते रहे। फिल्मकार गुरुदत्त भी इसी जमात के थे। बचपन में देखी हुई फिल्म प्रेसिडेंट उनके जहन में अंत तक जादू की तरह छाई रही। अगर आपको पुरानी फिल्मों का शौक है दोस्तों, तो सन 1955 में बनी गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 को याद कीजिए। याद को ताजा करने में आपकी मदद मैं किए देता हूं। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा। अगर आपने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 देखी है, तो बेशक आपको वो सीन भी याद होगा जिसमें हीरोइन स्टेडियम से भागने की कोशिश करते हुए अपना सैंडल नीचे फेंकती है। सैंडल नीचे सोए हुए हीरो के मुंह पर आकर गिरता है। हीरो की आंख खुल जाती है और तभी दूसरा सैंडल आकर उसके सिर पर गिरता है।
जूतों की इस बरसात का मतलब वो ठीक से समझे, इसके पहले ही स्टेडियम से चोरी करके भागने वाली हीरोइन पूरी की पूरी उसके ऊपर आकर गिर जाती है। यह पूरा सीन गुरुदत्त ने फिल्म प्रेसिडेंट से उठाया था, जिसमें हॉस्टल से भागने वाली हीरोइन लीला देसाई इसी तरह सैंडल बरसाती हुई हीरो के.एल. सहगल के शरीर पर आकर गिरती है। यहां इतना और बता दूं दोस्तों कि इसी दृश्य की छाया ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में भी दिखाई दी थी, जिसमें नूतन के सैंडलों की बारिश राज कपूर ने झेली थी। बहरहाल फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में हीरो हीरोइन की इस पहली घमासानी मुलाकात को दोहराने के बाद भी गुरुदत्त फिल्म प्रेसिडेंट को भूले नहीं और सन 1964 में उन्होंने इसकी पूरी कहानी को दोहराने का फैसला किया। इसी फैसले का नतीजा थी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। कैफी आजमी के लिखे इस गीत को अगर ध्यान से सुने तो आज इसके नए नए अर्थ सामने आते हैं। सन 1937 के बाद जब ये कहानी 1966 में दोबारा पर्दे पर दिखाई दी तो जाहिर है इसके सभी कलाकार बदल चुके थे। पहले हीरो गुरुदत्त थे, लेकिन 10 अक्टूबर 1964 को उनके निधन के बाद इसके हीरो बने धर्मेंद्र। प्रोड्यूसर भी बदल गए। गुरुदत्त की जगह उनके छोटे भाई आत्माराम ने ले ली। आत्माराम ने पहले हीरो का रोल करने के लिए देव आनंद से गुजारिश की थी, लेकिन गुरुदत्त के साथ घनी दोस्ती के बावजूद जब देव आनंद ने यह रोल करना कबूल नहीं किया तो बाद में धर्मेंद्र को लिया गया। पटकथा और निर्देशन के लिए भी शुरू में गुरुदत्त ने अबरार अलवी से इसरार किया था, लेकिन अबरार साहब को यह कहानी आउट ऑफ डेट लगी, इसलिए पटकथा लेखक भी बदला। इस्मत चुगताई ने इस काम को अंजाम दिया और निर्देशन उन्हीं के पति शाहिद लतीफ ने शुरू किया। लेकिन 3-4 रील होते होते पूरी तरह तसल्ली नहीं पाने के कारण गुरुदत्त ने खुद ये कमान संभाल ली। यानी कुल मिलाकर ढेर सारे बदलाव हुए, लेकिन जैसा कि कैफी साहब ने कहा है, माली के बदल जाने से चमन खाली नहीं होता, मौसम अपना काम करता रहता है और बहारें आती रहती हैं। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने, खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। हवाएं आग भड़काएं, फजाएं जहर बरसाएं, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी गुरुदत्त ने सन 1964 में शुरू की थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते गए कि इसे रिलीज होने के लिए सन 1966 तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। सन 1959 में गुरुदत्त ने बड़े मन और बड़ी लगन से भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म बनाई थी, कागज के फूल। फिल्म के कलात्मक होने की बातें तो बहुत हुई, लेकिन बड़ी तमन्ना से बनाई गई ये फिल्म उम्मीद के अनुसार कामयाब नहीं हो पाई। बिछड़े कभी बारी बारी, अरे देखे जमाने की यारी, बिछड़े कभी बारी बारी, बिछड़े कभी बारी बारी। कागज के फूल की नाकामयाबी ने गुरुदत्त का मनोबल पूरी तरह झकझोर दिया। उन्होंने इसके बाद फिल्में बनाई बेशक, निर्देशित नहीं की।
14वीं का चांद का निर्देशन एम सादिक ने किया और साहब बीवी और गुलाम अबरार अलवी के निर्देशन में बनी। इसके बाद बहारें फिर भी आएंगी शुरू हुई शाहिद लतीफ के निर्देशन में। लेकिन करीब 10-12 रील पूरी होते होते गुरुदत्त को इस फिल्म से उकताहट सी होने लगी और उन्होंने प्रेमचंद की कहानी कफन को लेकर नई चुनरिया के नाम से फिल्म बनाने की योजना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, आदमी केवल योजनाएं बना सकता है, वे पूरी होंगी या नहीं ये कोई नहीं कह सकता। फिल्म नई चुनरिया पूरी नहीं होने पाई क्योंकि गुरुदत्त की जिंदगी पूरी हो गई थी। बहरहाल फिल्म बहारें फिर भी आएंगी बनी और गुरुदत्त का ये सपना बेशक पूरा हुआ। हे सुनो सुनो मिस्टर चटर्जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बेटर जी, BETTER बेटर, BETTER बेटर। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी में ये गाना जॉनी वॉकर और माधवी पर फिल्माया गया था। इस फिल्म में जॉनी वॉकर ने हीरो के दोस्त का वही किरदार निभाया था जो फिल्म प्रेसिडेंट में नवाब कश्मीरी ने किया था। हाँ, नवाब ने प्रेसिडेंट में कोई गाना नहीं गाया था, लेकिन जॉनी वॉकर अपनी फिल्मों में उन दिनों कम से कम एक गाना जरूर गाते थे। इस गाने में जिन मिस चटर्जी का जिक्र है उसका रूप धरा था माधवी अर्थात स्वर्गीय भप्पी सोनी की पत्नी ने। फाड़ दे अपने दिल का लेकर, किसको फूल बनाता है, फाड़ दे अपने दिल का लेकर, किसको फूल बनाता है, हमसे करके प्यार का वादा बाहर दाव लगाता है, तू ही कह दे कैसे निभेगा तेरा मेरा मैटर जी, METTER मैटर, METTER मैटर। दोस्तों, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि फिल्म बहारें फिर भी आएंगी फिल्म प्रेसिडेंट का रीमेक थी। अब ये भी सुन लीजिए कि निर्देशक नितिन बोस ने सन 1937 में अपनी इसी कहानी को पहले बंगला में बनाया था, दीदी के नाम से, और फिल्म दीदी की कामयाबी के बाद उसी बरस वही कहानी हिंदी में पर्दे पर आई प्रेसिडेंट के नाम से। दोनों फिल्में न्यू थिएटर्स ने बनाई थी और दोनों में कहानी, निर्देशन और फोटोग्राफी नितिन बोस की थी। दोनों का संगीत रायचंद बोराल और पंकज मलिक ने दिया था और दोनों भाषाओं के हीरो थे KL सहगल। पागल प्रेमी अब तू क्यों रोता है, प्रेम का तो ऐसा ही हल होता है, पहले काहे ना तूने देखा भाला, पहले काहे ना तूने देखा भाला। बंगला फिल्म दीदी में KL सहगल के साथी कलाकार थे लीला देसाई, चंद्रावती देवी, दुर्गादास बनर्जी, अन्नू मलिक, भानु बनर्जी, इंदु मुखर्जी, प्रभा और देव बाला। इस फिल्म की लंबाई थी 2 घंटा 20 मिनट। हिंदी में प्रेसिडेंट 2 घंटा 33 मिनट की थी और इसमें KL सहगल के साथी थे लीला देसाई, देव बाला, कमलेश कुमारी, पृथ्वीराज कपूर, नवाब कश्मीरी, जगदीश सेठी, विक्रम कपूर और शब्बीर अली। सन 1937 की प्रेसिडेंट को जब सन 1964 में बहारें फिर भी आएंगी का रूप दिया गया तो नितिन बोस की पटकथा को इस्मत चुगताई ने नए सिरे से लिखा। सन 1930 की घटनाओं को नए दौर में ढाला गया और मिल मजदूरों की समस्या को पत्रकारिता का जामा पहनाया गया, यानी हीरोइन को मिल मालिकिन की जगह एक समाचार पत्र की मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। नाम भी बदला गया, प्रभा देवी की जगह अमिता। कमलेश कुमारी का ये रोल माला सिन्हा ने निभाया और छोटी बहन यानी शीला का किरदार करने वाली लीला देसाई की जगह आई तनुजा और नया नाम पाया सुनीता। फिल्म प्रेसिडेंट में KL सहगल का नाम था प्रकाश और वो एक मिल मजदूर थे। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी में धर्मेंद्र बने समाचार पत्र जागृति के रिपोर्टर जितेंद्र गुप्ता। जागृति के बैक पेज पढ़ा तुमने? हाँ पढ़ा।
मैं हैरान हूं कि दास बाबू के वहां होते हुए मेरी खदानों के खिलाफ वो खबर छपी कैसे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आज इसकी छानबीन करना ही होगी। खदानों के ये मालिक अखबार के शेयर होल्डर्स भी थे और यही बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उठाई गई। मैडम, हमने आपके अखबार में लाखों के शेयर्स खरीदे, इसलिए तो नहीं कि इस अखबार से हमें ही नुकसान पहुंचे। फायदा पहुंचना चाहिए। ये आपकी तरफ से मैडम से दरखास्त है या धमकी? दरख्वास्त है। इस अखबार से हमारे बिजनेस को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं। अखबार पे आप लोगों का हक सिर्फ इतना है कि मुनाफे में हिस्सा वसूल करें। अखबार की पॉलिसी तय करना, इसे चलाना, ये मेरी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी मैं पूरी तरह समझती हूँ। मीटिंग इज एडजर्न। मैनेजिंग डायरेक्टर अमिता देवी ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मेंबरान को तो चुप करा दिया, लेकिन अखबार के डिसिप्लिन का ख्याल करते हुए उन्होंने रिपोर्टर जितेंद्र गुप्ता को भी तलब किया। नमस्ते। आप जितेंद्र गुप्ता? जी हाँ। खदानों वाली खबर आपने छपाई? जी हाँ। न्यूज एडिटर की इजाजत बगैर? जी हाँ। मिस्टर गुप्ता, आपका काम है सिर्फ खबरें जमा करना, उन्हें छापना या न छापना न्यूज एडिटर का काम है। मानता हूँ मैडम, लेकिन अखबार का डिसिप्लिन क्यों तोड़ा आपने? इस अखबार के आदर्श के लिए। यही आदर्श है ना, सत्य की जय हो। जो खबर मैं लाया हूँ बिल्कुल सच्ची है, एकदम खोखली हैं वो खदानें। अगर इसी तरह काम चलता रहा तो किसी भी दिन गिर पड़ेंगी और सैकड़ों मजदूर मारे जाएंगे। आप यहाँ अपनी सफाई पेश करने के लिए बुलाए गए हैं, लिहाजा बहकिए मत। आप ही बताइए, उन सैकड़ों इंसानों की जिंदगी ज्यादा कीमती है या इस अखबार का डिसिप्लिन? काश आपने उन गरीब मजदूरों की जिंदगी देखी होती। ऐसे गरीबों पर जुल्म नहीं होना चाहिए मैडम। कैसा जुल्म? खदानों के मालिक खेल रहे हैं उनकी जिंदगी से। मेरे पास सबूत है, ये देखिए खदानों की फोटो। कसूर करने से पहले ये सब न्यूज एडिटर को क्यों नहीं दिखाया आपने? दिखाया था, फिर भी उन्होंने छापने से इनकार कर दिया। सुना है वो उन लखपतियों के आदमी हैं। किनके? वही खदानों के मालिक हैं जो। बहुत हुआ। 8 बरस से मिस्टर दास हमारे अखबार में काम करते हैं, उनके खिलाफ मैं एक लफ्ज़। बस आखिरी बात सुन लीजिए। मेरे पास और वक्त नहीं। प्लीज मैडम, उन खदानों में काम बंद करवाने के लिए आपको कई और आर्टिकल छापने। आप जा सकते हैं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। कैसे नहीं सुनेंगी आप? आपको सुनना पड़ेगा। आप चाहें तो अखबार के जरिए लड़के उन मजदूरों की जान बचा सकती हैं, वरना कह देता हूं, आज नहीं तो कल वो खदानें गिर के रहेंगी। पीस डालेंगी उन मजदूरों को, कई औरतें विधवा हो जाएंगी, सैकड़ों बच्चे अनाथ। उन सब की हाय, उन गरीबों का खून आपकी गर्दन पर हो। खामोश! सुना था आपके पिताजी के जमाने में ये अखबार जनता के लिए, सच्चाई के लिए लड़ता रहा। पता न था बेटी के राज में वही अखबार दौलत के हाथों बिक चुका है। इस गुस्ताखी के लिए आपको यहाँ की नौकरी गंवानी पड़ेगी। जिंदगी तो नहीं गंवानी पड़ेगी मैडम, हौसला सलामत रहे, काम देने वाले बहुत। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली। जितेंद्र गुप्ता सचमुच ईमानदारी और खुददारी का वो चमन था जिसे अपने माली के बदल जाने का खौफ नहीं था। वो जानता था कि वक्त आने पर बहारों को रोका नहीं जा सकेगा। उस रात जब वो शहर कलकत्ता से लोकल ट्रेन में अपने घर की तरफ लौट रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि एक लड़की चलती हुई गाड़ी से कूदने की फिराक में है। उसने झपट कर लड़की को पकड़ लिया। ये क्या करने लगी थी? कितनी जालिम है ये दुनिया। ट्रेन से कूद के मरना चाहो तो कूदने भी नहीं देती। पर आप मरना क्यों चाहती हैं? तुम्हें उससे मतलब? किसी के प्राइवेट मामलात में दखल देना गंवारपन है। माफ कीजिएगा, गलती होगी, जाइए कूदिए। अब और कौन घंटा रुकना पड़ेगा उसके लिए? कूदने का कोई मुहूर्त निकलवाया है आपने? पूरे 5 घंटा मेहनत की थी मैंने, उसके बाद कहीं कूदने का मूड बना। एन मौके पे बीच में आके मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी तुमने। आई एम सो सॉरी। इट्स ऑलराइट। ये पागलपन छोड़िए मेम साहब, अपने घर लौट जाइए। नहीं लौटूंगी। अरे ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई? न तुम बीच में आते, न मैं ट्रेन से भागती।
मजे से मर गई होती अब तक। मजा किरकिरा करने की माफी चाहता हूँ। चलिए मैं आपको घर पहुंचा दूं। उस रात लड़की को घर पहुंचाने की राह में बहुत कुछ हुआ। रुकी हुई ट्रेन से कूदने के चक्कर में लड़की के पैर में मोच आ गई। जितेंद्र को उसे पीठ पर लादकर चलना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह कि जितेंद्र की नौकरी तो चली गई थी, लेकिन लड़की गले पड़ गई। बहरहाल उस रात जब जितेंद्र अपने घर पहुंचा तो अपनी बड़ी बहन को चिंता में डूबा हुआ पाया। उसका दोस्त चुन्नीलाल उसके नौकरी गंवाने की खबर को घर में पहले ही पहुंचा चुका था। क्या सच में तेरी नौकरी चली गई? नौकरी गई तो जाने दो दीदी, उसूल तो नहीं गए मेरे शेर के। जीतो, तुझे कब अकल आएगी? ऐसे महंगाई के दिन अब घर का खर्च कैसे चलेगा? चिंता ना करो दीदी, जब तक ये दोनों हाथ सलामत हैं इस घर में फाके नहीं होंगे। खदानों की खस्ता हालत वाली जो खबर जितेंद्र ने अखबार में छपवाई थी और जिसकी वजह से उसे नौकरी गंवानी पड़ी थी, वो खबर एक रात हादसा बन गई। 135 मजदूर मारे गए, खदानों में धमाका। आपकी ताजा खबर, आपकी ताजा खबर। खबर अखबारों में छपी तो अमिता देवी के जहन में जैसे तूफान आ गया। दिमाग में बिजलियां कौंधने लगी। पिताजी के जमाने में यह अखबार सच्चाई के लिए लड़ता रहा, हमेशा। मैं यही कहने आया था, 135 मजदूर मारे गए। सभी अखबारों ने ये खबर छापी, लेकिन हमारे अखबार ने नहीं। सत्य की जय हो। बाबा का दिया हुआ यह आदर्श अब सिर्फ दिखावे के लिए रह गया है शायद। अमिता देवी का मन पछतावे से छटपटाने लगा, क्योंकि उसने जितेंद्र की बात को गंभीरता से नहीं लिया था। इस छटपटाहट पर मरहम लगाने का अब केवल एक उपाय था और अमिता देवी ने वही किया। उन्होंने गाड़ी भेजकर जितेंद्र को बुलवा भेजा। जानते हैं आप, जब से मैंने होश संभाला है किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे डांटे, लेकिन उस दिन आपने पहली बार, सोचती हूँ ठीक ही तो डांटा था आपने। जी, आपने बताया नहीं मुझे किस लिए बुलाया था? मुझे यानी कि इस अखबार को आपकी जरूरत है। काम की तो मुझे भी जरूरत है मैडम, मगर आपकी न्यूज एडिटर के साथ निभाना शायद मुश्किल हो जाए मेरे लिए। मिस्टर दास काम से अलग कर दिए गए हैं, अब उनकी जगह न्यूज एडिटर होंगे आप। मैं न्यूज एडिटर? जी हाँ, आप। मुझे पूरा यकीन है आपके होते हुए पिताजी के आदर्श फिर से उभरेंगे हमारे अखबार में। शुक्रिया। जितेंद्र को ईमानदारी और सच्चाई का पुरस्कार मिला। शायद आजकल उसका भाग्य बहुत प्रबल था। तभी तो जिस लड़की को उसने ट्रेन से कूदकर जान देने से बचाया था, वो ढूंढती हुई उसके घर आ पहुंची। लेकिन इस मामले में भाग्य शायद मजाहिया मूड में था, इसीलिए वो लड़की जितेंद्र का नाम चुन्नीलाल समझी थी और इसी नाम को खोजती हुई वो मोहल्ले में आई थी। यहाँ कहीं मिस्टर चुन्नीलाल? हाँ हाँ, आइए आइए। यहाँ रहते हैं वो? नहीं, वहाँ, पर खाना हमारे साथ खाते हैं। माँ, कोई आई है चुन्नी मामा से मिलने। चुन्नी मामा यानी तुम भांजे हो उनकी? एकदम सगी नहीं, हमारे जो सगे मामा है ना, उनके दोस्त हैं। ये मेरी माँ। नमस्ते। आप शहर से आई हैं? जी हाँ, यहाँ कुछ देर भटकी थी, पर हूँ धुन की पक्की। ठान के आई थी, जब तक चुन्नीलाल का पता नहीं मिलेगा नहीं लौटूंगी। चुन्नी तो कलकत्ता गया है काम पे, रात को 10 बजे लौटेगा। रात को 10 बजे? गए काम से। क्या नाम है आपका? तुम कहिए ना मुझे, बड़ी जो है मुझसे। आपको दीदी कहूं? कहो। देखिए ना दीदी, इतनी बड़ी हो गई हूँ, फिर भी लोग मुझे बचपन के नाम से पुकारते हैं, असली नाम से पुकारते ही नहीं। सुनीता उम्दा नाम है ना? बहुत प्यारा नाम। मेरा नाम सुषमा है। सुषमा, ये भी बड़ा प्यारा नाम है। उस रात जब जितेंद्र शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए चुन्नीलाल को साथ लिए घर पहुंचा, तो सुषमा ने मुस्कुराते हुए चुन्नी को सुनीता के आने की सूचना दी। सुनीता जी आई थी। कौन? सुनीता,
ये किस चिड़िया का नाम है भाई? अब बन मत, लड़की मुझे अच्छी लगी है। भरी दोपहर यहाँ आई तो तुझे ढूंढती हुई। ये चिट्ठी छोड़ गई है आपके लिए। और फिर चुन्नीलाल ने नशे में झूमते गाते बुलंद आवाज में उस चिट्ठी को पढ़ा। मिस्टर चुन्नीलाल, नाम तो अपने है। आप चकराएंगे क्या? आपके घर का पता कैसे चला लिया मैंने? कल शाम को 7:30 बजे चौरंगी पर रसगुल्ले की दुकान के सामने जरूर मिलिए। नाम से शायद आप नहीं पहचानेंगे मुझे, वही हूँ मैं, मोच वाली। मोच वाली? तो फिर आप शाम को 7:30 बजे उनसे मिलने जा रहे हैं? जितेंद्र समझ गया था कि ये चिट्ठी लिखने वाली सुनीता कौन है और शाम 7:30 बजे चौरंगी पर रसगुल्ले की दुकान के सामने उसने किसे बुलाया है। जाहिर है वो चौरंगी पहुंचा। पूरे फंसे हम तो। क्यों? शराबी जो हो, क्या मुंह दिखाऊंगी जमाने को? देखो, ना मैं शराबी हूँ ना चुन्नीलाल। तो फिर? मेरा नाम जितेंद्र है। सुषमा के सगे मामा? हाँ, अब तो जमाने को मुंह दिखा सकोगी। अब सुनीता के लिए यह मुमकिन था कि वो सारे जमाने को अपने दिल की बात बता दे, लेकिन अमिता एक बड़े ओहदे पर थी। जिम्मेदारी और बड़प्पन उसके जज्बात की बीड़ियां थीं। इसीलिए वो किसी से कह तो नहीं सकती थी, लेकिन बेशक दिल ही दिल में वो जितेंद्र को चाहने लगी थी। लेकिन इस बात से बेखबर जितेंद्र छुट्टी के एक दिन सुनीता के घर पहुंचा। नीचे हॉल में कोई नहीं था। सामने पियानो रखा था। यूं ही जितेंद्र की अंगुलियां पियानो पर थिरकने लगीं। किसी काम से आए थे क्या? जितेंद्र ने हैरानी से देखा कि उसके सामने मैनेजिंग डायरेक्टर अमिता देवी खड़ी थी। जी नहीं, मैं वो छुट्टी के दिन भला क्या काम होगा?
जितेंद्र कुछ ठीक से समझ पाता तभी दौड़ती हुई सुनीता सामने आ गई। दीदी बात कर रही थी। सॉरी, जब भी आती है आधी तूफान की तरह। यही है मेरी वो शेरिट बहन बाबली। आप हैं हमारे न्यूज एडिटर मिस्टर गुप्ता। अब जितेंद्र समझ पाया कि उसकी महबूबा सुनीता उसकी मालकिन अमिता देवी की छोटी बहन है और उसका प्यार का नाम है बाबली। दीदी, आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। कैसे देखती, आज ही तो पहली बार आए हैं हमारे यहाँ। आइए ना, बैठिए। अरे हाँ, आपने बताया नहीं कैसे आना हुआ? आप शायद पड़ोस में किसी से मिलने आए थे। जी हाँ, एक दोस्त ने पास का ही पता दिया था। ढूंढते ढूंढते पता चला आप यहाँ रहती हैं। मैं? जी नहीं, आपकी दीदी। हाँ, वही तो। जी चाहा होगा हमारी दीदी से मिलने। बड़ी अच्छी है हमारी दीदी। जी हाँ। है ना? भाभी, आपके लिए कुछ चाय वाय मंगवाऊं? जी नहीं, शुक्रिया। मिस्टर गुप्ता, आपके बाल बच्चे कितने हैं? है क्या? जी नहीं, अभी तक तो मैंने शादी भी नहीं की। ओह, तो शायद आपको शादी करना पसंद नहीं। था तो नहीं, मगर कुछ दिनों से कोई लड़की पसंद कर ली है क्या? इसके बाद शायद आप ये भी पूछे कि किसे पसंद किया है। बताने में मुझे कोई एतराज नहीं। आप कुछ देर पहले पियानो बजा रहे थे ना? जी, वो तो यूं ही छेड़ रहे होंगे। पियानो बजाना कोई आसान काम है? ये समझती है इससे अच्छा कोई बजा ही नहीं सकता। आज दांत खट्टे कर दीजिए इसके। ये क्या बजाएंगे? जी, कोशिश करता हूँ। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख से आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। गीत जितेंद्र ने सुनीता से मुखातिब होकर गाया था, लेकिन अमिता इसके हर लफ्ज को अपनी खातिर समझती रही। दोस्तों, इसी मोड़ से कहानी त्रिवेणी का रूप लेती है, लेकिन त्रिवेणी के तीर्थ पर तीसरी धारा किसी को दिखाई नहीं देती। वो जमीन के भीतर बहती है। इस कहानी में भी यही हुआ, लेकिन वो बाद की बात है। फिलहाल तो ये हुआ कि देश की सीमा पर लड़ाई छिड़ गई। उधर हमलावर दुश्मनों के खिलाफ फौज ने मोर्चा संभाला और इधर देश के भीतर छुपे हुए गद्दारों की पबारा होने लगी। तुम सारा माल दबा लो, आइंदा ब्लैक करने का बहुत मौका मिलेगा। युद्ध की खबरें जनता तक पहुंचाने के लिए जितेंद्र ने लड़ाई के मैदान में जाने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने सुनीता को फोन किया। सुनीता, मैं आज ही तेजपुर जा रहा। तेजपुर? हाँ, तेजपुर। और अगर इजाजत मिली तो मैं फ्रंट तक भी जाऊंगा। ना ना, तुम नहीं जा सकते वहां, किसी और को भेज दो। और सुनीता, एडिटर से मैंने खुद कहा है कि मैं ही जाऊंगा। अरे, प्लेन छूटने में बहुत कम वक्त है, मैं तुमसे मिल नहीं सकूंगा, वापसी पर मुलाकात होगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं क्या हुआ बाबली, इतनी परेशान क्यों हो? वो मेरी एक सहेली है ना दीदी, वो कलकत्ते से बाहर जा रही है, मैं उसे मिलाऊं। जितेंद्र के मोर्चे तक जाने की खबर अमिता ने भी सुनी तो वो भी विचलित हो गई।
उसने तुरंत रेलवे स्टेशन तक जाकर जितेंद्र को रोकने का फैसला किया, लेकिन जब अमिता स्टेशन पर पहुंची तो उसने देखा उसकी छोटी बहन सुनीता जितेंद्र के गले लगी हुई उससे रुकने की इल्तिजा कर रही है। मत जाओ जितेंद्र, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है सुनीता, मगर अपने फर्ज से, अपने देश से भी मोहब्बत है। देश को बचाने के लिए तो फौज पड़ी है, तुम क्यों जा रहे हो? देश वालों तक ये खबर पहुंचाने के लिए कि हमारी फौज किस बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला कर रही है। आखिर फौज हमारे लिए लड़ रही है ना, और जब तक हम सब मिलकर पूरे जोश से फौज का साथ न देंगे, हम सब की आजादी खतरे में है। वो सब तो समझती हूँ, लेकिन क्या करूं? दिल घबराता है क्या? ए बुद्धू, मुझे कुछ नहीं होने वाला। देखो मुझे मुस्कुरा कर विदा करो ना। जितेंद्र और सुनीता को इस रूप में देखकर अमिता का जी धक से रह गया। लगा वो किसी तूफान से घिर गई है। उसके दिमाग में बारूद सा फटने लगा। दीवानी सी वो घर की तरफ लौट पड़ी, और फिर जब जज्बात का सैलाब थमा तो उसे खुद पर रहम आने लगा। कितनी नादान थी अमिता, जो जितेंद्र के मधुर व्यवहार को प्यार समझ बैठी थी। जितेंद्र तेजपुर चला गया तो उस रात सुनीता को भी नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की से देखा कि अमिता बाहर लॉन में बैठी है, अकेली। सुनीता भी बाहर चली आई। दीदी, बाबली, क्या बात है दीदी? तुम्हारी आंखों ना बिल्कुल नहीं, मेरी आंखें कुछ कमजोर हो गई है, ज्यादा पढ़ने लिखने से। आज तुझे फिर नींद नहीं आई ना? कुछ घबराहट सी हो रही थी दीदी। लड़ाई जो छिड़ गई है, इसीलिए घबराहट होगी। तुम्हें भी है क्या? मुझे? वो बोलो ना। सबको होगी बाबली। सोचा सोचा। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है दीदी, बड़ी ही घबराहट। जाने किस किस की जान जाएगी वहाँ। ये क्या कहती है तू? पगली कही है। ऐसी वैसी बातें मत सोच बाबली, मत सोच। दीदी, इतना परेशान क्यों हो गई तू? मैं तेरे लिए बाबली, तू जो रो पड़ी। क्या करूं, मुझे लड़ाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए रोना आ गया। मैं क्या करूं? न रो सकती हूँ न हंस सकती हूँ। दोस्तों, ये पूरा सीन द्विअर्थी संवादों से भरा है।
ऐसे संवादों का लिखा जाना और उन्हें अभिनीत करना दोनों ही काम खासी मेहनत का नतीजा होते हैं और इसमें शक नहीं कि यह सीन बहुत जज्बाती और बहुत असरदार बन पड़ा है। जितेंद्र की कोई खबर नहीं पाकर इधर दोनों बहनों के दिलों में बेचैनी थी और उधर मोर्चे पर जितेंद्र खबरों की तह तक पहुंच रहा था। कैप्टन साहब, सुना है ये पुल तो पिछले ही साल बना था, फिर इतनी जल्दी कैसे टूट गया? रिफ्यूजीज का कारवां गुजर रहा था तब टूटा। लड़ाई के जमाने में ऐसा हादसा किसी गद्दार का काम तो नहीं है? गद्दारी कहना चाहिए उन्हें। पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों को दिया था, लगता है मिलवा सीमेंट इस्तेमाल किया उन्होंने। मिलवा सीमेंट? देश के साथ जो गद्दारी करे उसका भांडा फोड़ना ही पड़ेगा। जितेंद्र की रिपोर्ट अखबारों में छपी तो बेईमान ठेकेदारों में खलबली मच गई। पढ़ा? फिर हमारे ही अखबार ने छापा। सिर्फ शक की बिना पे छापा होगा, सबूत कैसे मिलेगा? अरे भाई, वो कमबख्त जितेंद्र गुप्ता गया है ना वहां पर, उसने कोई सबूत ढूंढ निकाला होगा। डोंट वरी, उसे खामोश करने की चाबी हमारे हाथ में है। चाबी का दावा करने वाले ये लोग अखबार के शेयर होल्डर्स भी थे और पार्टनर भी। ये लोग क्या योजना बना रहे थे ये किसी को पता नहीं था। एक दिन वर्मा जी अपने छोटे भाई विक्रम के साथ अमिता के पास पहुंचे तो देखा अमिता किसी खुशी से चहक रही है। वर्मा जी, जानते हैं आप, चीनी लौट गए। तेजपुर तक नहीं पहुंच सके, उसे पहले ही लौट जाना पड़ा उन्हें। बड़ी अच्छी खबर है ये तो। बड़ी ही अच्छी। क्या बताओ, कितनी अच्छी खबर है, कितनी अच्छी, कितनी अच्छी। इस वक्त बड़ी खुश है, यही मौका है भैया, बोलो ना। कुछ कहा आपने? विक्रम कुछ दिनों से तंग कर रहा है कि मैं आप, लेकिन सारी जिंदगी नहीं कह सकेंगे आप। आज मैं कह देता हूँ। दीदी, मैं बबली से शादी करना चाहता हूँ। क्या? तुम बाबली से शादी नहीं कर सकते विक्रम? क्यों नहीं? मैं बाबली को सुखी देखना चाहती हूँ। ओ दीदी, मुझे यकीन है बाबली मेरे साथ बहुत सुखी रहे। नहीं विक्रम, ये गलत ख्याल है तुम्हारा। क्या वो किसी और को चाहती है? क्या कोई और है उसकी जिंदगी में? दीदी, दीदी मुझे ये रेडियो। ओह हेलो विक्रम। बबल्स, तुम्हारी दीदी कह रही थी। कुछ नहीं बाबली, तुम जाओ यहाँ से। ओके। खुद उसी से पता चल जाता वो मुझे चाहती है या नहीं, फिर आपने उसे भेज क्यों दिया? जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें हर बात की वजह बताऊं। इतना कह देती हूँ, मेरे जीते जी तुम बाबली से शादी नहीं कर सकोगे, हरगिज नहीं। मैं समझ गया कि वजह क्या है। आप नहीं चाहती कि आपकी बहन को कोई चाहे, क्योंकि आज तक आपको किसी मर्द का प्यार नहीं मिल सका। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं अमिता जी, बेवकूफ कहीं का। चलो यहां से। विक्रम ने अमिता के दिल पर वहां चोट की थी जहां पहले से जख्म मौजूद थे। अमिता दर्द से तिलमिला उठी, लेकिन उसने बर्दाश्त कर लिया। जिंदगी भर बर्दाश्त करने की आदत जो डालनी थी उसे। फिर एक दिन जितेंद्र अपने मिशन से लौट आया। मुझे अचानक यहाँ देखकर शायद ताज्जुब हुआ आपको। मैं आज ही लौटा हूँ। बैठिए। पुल टूटने के बारे में मेरा शक ठीक ही निकला अमिता जी। मैं सबूत भी ढूंढ लाया हूँ और चाहता हूँ कुछ आर्टिकल और छापूं। छापी? सोच लीजिए अमिता जी, क्योंकि जिस फैक्ट्री ने खराब सीमेंट भेजा था उसके मालिक अखबार में पार्टनर भी हैं आपके साथ। सच्चाई के लिए जो जी चाहे छापिए, मैं आपके साथ हूँ। जितेंद्र के लौट आने से सुनीता यानी बाबली जैसे फिर से प्यार में बावली हो गई। सच कहा आपने, इस वक्त मुझे होश नहीं, झूम कर आपकी बाहों में न गिर जाऊं कहीं, झूम कर आपकी बाहों में न गिर जाऊं कहीं, इन
ही से मदहोश है मतवाला है। अखबार के शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स ने चाहा कि अमिता जितेंद्र को अखबार से निकाल दे, लेकिन अमिता ने साफ इनकार कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य वर्मा जी अमिता के हितैषी थे और उस पर आने वाली मुसीबत का अंदाजा लगा सकते थे। उन्हें चिंता होने लगी। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अमिता जी। अखबार इन लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। क्या चाहते हैं आप? मैं इन लोगों की गलत बात मान लूं? लेकिन अमिता जी, इसकी सिवा और चारा ही क्या है? आप भूल रही हैं कि आपके सब शेयर इनके पास गिरवी हैं। मैं इनकी धमकियों में नहीं आऊंगी। जब तक मैं हूं, मिस्टर गुप्ता भी रहेंगे दफ्तर में। कब तक अमिता देवी? ये लोग चाहें तो कल आपको अखबार से निकाल सकती हैं। उसके बाद क्या रह सकेंगे मिस्टर गुप्ता? उन्हें तो बहरहाल जाना होगा। उनके लिए आप क्यों जाएं अपने अखबार से? लेकिन मैं किसी को बेकसूर कैसे निकाल सकती हूँ? ये नहीं होगा, कभी नहीं। ऐसी भी क्या जिद है? आज तक जो अखबार आपके लिए जिंदगी में सब कुछ था, आज उसकी भी परवाह नहीं है आपको? क्या मिस्टर गुप्ता उससे भी बढ़कर हैं आपके लिए? जवाब दीजिए। किसके लिए आप अपना अखबार, अपना मुस्तकबिल, अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है? आप मिस्टर गुप्ता को निकाल क्यों नहीं सकती? नहीं निकालूंगी, नहीं निकालूंगी। अमिता किस तरह जी जान से जितेंद्र का बचाव कर रही है, ये बात सुनीता से छुप नहीं पाई। शक तो उसे पहले भी हुआ था, लेकिन अब यकीन हो गया कि अमिता जितेंद्र से प्रेम करती है और अपनी बड़ी बहन की खातिर सुनीता ने घर से चले जाने का फैसला कर लिया। वो सीधी जितेंद्र के पास पहुंची। मामा, सुनीता जी आई हैं। तुम इतनी रात के? अमिता जी तो ठीक है ना? आज बड़ी परेशान थी वो, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। दीदी का आपको बड़ा ख्याल है ना? किसे ना होगा? क्यों पूछा तुमने? यूं ही, हमेशा उनका ख्याल रखिएगा, वरना झगड़ा करूंगी आपसे। कैसी बातें कर रही हो? आज क्या हो गया है तुम्हें? आज बड़ी खुशी का दिन है ना मेरे लिए। कल मैं ब्याह कर रही हूँ। कल ही? जीतू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया रे? किससे होगा आपका ब्याह? मेरे मामा से। तुम्हारे मामा तो सिर्फ दोस्त है मेरे। जिससे मैं ब्याह कर रही हूँ वो बड़ा ही प्यारा लड़का है। आप सब चुप क्यों हैं? सुनीता, कहीं तुमने मजाक तो नहीं किया हमसे? अजीब आदमी है आप भी। सच को मजाक समझते हैं और जो मजाक था उसे सच। अब जिससे शादी कर रही हूँ लखपति है वो लड़का। मुबारक। इसके बाद सुनीता सीधे विक्रम के घर जा पहुंची। विक्रम, बाबल, मुझसे शादी करोगे? शादी? कल। कल ही? नहीं तो परसों। अजी अभी इसी वक्त। चलो किसी शादी वाले रजिस्ट्रार को ढूंढते हैं। विक्रम और बाबली कदम बढ़ाते इसके पहले ही विक्रम के बड़े भैया वर्मा जी आ गए। बाबली, घर से भाग के आई हो तो? यस भैया, हॉलीवुड स्टाइल आजकल का नया फैशन है, भाग के शादी करना। भागो मत, मैं इस तरह ये शादी नहीं होने दूंगा। आखिर तुम्हारी दीदी को क्या जवाब दूंगा मैं? ओ डोंट वरी भैया, शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद शायद मैं उनकी मुसीबत दूर करने को तैयार हो जाऊं। कैसी मुसीबत? सब उस जितेंद्र गुप्ता की वजह से। कंपनी के डायरेक्टर्स चाहते उसे उठा के फेंक दे। सिंपल, फेंक दे। क्यों फेंक दे? 2 टके का आदमी है इसलिए। उसकी औकात ही क्या है? एक मामूली न्यूज एडिटर, बड़े लोगों में दुश्मनी करा दी उसने। नहीं तो ये समझ में नहीं आता कि वो बेशर्म खुद ही क्यों नहीं चला जाता। जो बड़ा ओछा आदमी लगता है, चीप फेलो। बाबली से सुना नहीं गया और उसने खींचकर विक्रम के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। बाबली बगावत कर सकती थी, दीदी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी, लेकिन जितेंद्र का अपमान वो कैसे बर्दाश्त करती? जितेंद्र को उसने दीदी के लिए छोड़ा था और दीदी को भी इसलिए छोड़ा था कि जितेंद्र दीदी को मिल सके, लेकिन दीदी की चिंता वो नहीं छोड़ पाई। बाबली ने दीदी को फोन किया। विक्रम नहीं दीदी, मैं हूँ तुम्हारी बाबली। इतना परेशान क्यों हो दीदी?
तो उसलिए परेशान क्यों हो? जब जब तू वहां परेशान है तो तेरी दीदी चैन से बैठ सकती है भला? आजा, अपनी दीदी की गोद में सर छुपाने आजा बाबली, जल्दी आ। और सुन, विक्रम से कह दे उसे तेरी शादी नहीं होगी। मैं विक्रम से ही शादी करूंगी। मगर क्यों बाबली, क्यों? अपना सुख चैन मिटाने में क्यों तुली है तू? मेरे लिए तुम भी तो अपना सुख चैन मिटाने पे तुली हो। ये मैं कैसे होने दूंगी? मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। बाबली, सुन बाबली। सचमुच सुनीता ये कैसे होने दे कि उसकी दीदी अपने आप को मिटा सके। अब तो सुनीता ने स्वयं को मिटाना तय कर लिया था और इसी के लिए वह विक्रम के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के पास जा पहुंची। सिविल मैरिज के लिए 1 महीने का नोटिस चाहिए, उसके बाद ही मैं आप दोनों की शादी कर सकता हूँ। लेकिन हम दोनों तो आज ही शादी करना चाहते हैं। देवी जी, कायदा कानून भी कोई चीज है। मैं सरकारी रजिस्ट्रार हूँ, पंडित नहीं। आज नोटिस दे जाइए, 1 महीने बाद आइएगा शादी करने। लेकिन इट कांट बी हेल्प बबल्स, कम ऑन। कानून का तकाजा था कि बाबली 1 महीने तक इंतजार करे, लेकिन उधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अमिता देवी का इंतजार नहीं किया जा सकता था। बहुत इंतजार कर चुके। शायद मिस अमिता और मिस्टर वर्मा इस मीटिंग में आना नहीं चाहते। भले ही ना आए साहिबान, कोरम पूरा है। मेरी तजवीज है कि सेठ गुलाबचंद चेयरमैन की कुर्सी संभालें। जेंटलमैन, कुछ मेंबरान की तरफ से मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का प्रस्ताव है। लिहाजा हमें तय करना है कि मिस अमिता आज से हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगी या नहीं। जरा सोचिए तो साहिबान, जिस अखबार पर हमने लाखों की रकम लगाई हो वही अखबार हमारा दुश्मन। मीटिंग में अमिता के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया, यानी अमिता अब अखबार की मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रही। अपने बाबा के आदर्शों को और जितेंद्र को बचाने की खातिर अमिता ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उसका जहन इस बोझ को जैसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। अमिता ने खुद को अपने बाबा के कमरे में बंद कर लिया और जैसे उस पर पागलपन का दौरा सा पड़ गया। अखबार को तरक्की देने के लिए मैंने औरों को साथ लिया बाबा। जिसने भरोसा किया वही दुश्मन मुझे निकालेंगे। बाबा का अखबार उनके हाथ। दीदी! अमिता जी! दरवाजा खोलिए अमिता जी! दरवाजा खोलिए! दीदी, मैं बाबा के अखबार पर का कब्जा कभी नहीं होने दूंगी। सुन रहे हैं आप लोग? ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। कभी नहीं होने दूंगी। कभी नहीं! कभी नहीं! शुक्ला जी, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। अमिता जी, अमिता जी, अमिता जी। नहीं वर्मा जी, नहीं, मेरे जीते जैसा कभी नहीं होगा। कभी नहीं, कभी नहीं वर्मा जी, कभी नहीं। क्या नहीं होगा अमिता जी? मेरे बाद शायद वर्मा जी, जितेंद्र को बुलाइए, जितेंद्र को बुलाइए जल्दी। जितेंद्र यही है दीदी, ये लोगों को पहचानती क्यों नहीं? कुछ कहना है जितेंद्र से? कहते ना, बाबा का पुराना दफ्तर ये गिरवी नहीं रखा मैंने, यहाँ नया अखबार शुरू करे। ठीक है। और कसम है आपको, वो बात कभी ना बताना उन्हें। कौन सी बात? कि मैं भी उनसे कभी नहीं बताना, कभी नहीं बताना, कभी नहीं। सिर्फ इतना कह देना कि यहाँ नया अखबार शुरू करे, नया अखबार शुरू करे।
बहारें फिर भी आएगी। अमिता के दिल और दिमाग पर जो बोझ था उसे अमिता की आत्मा झेल नहीं पाई। उसका शरीर निर्जीव हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। कहानी इस निराशाजनक अंत तक पहुंचकर भी उम्मीद का पैगाम देती है और दृश्य पर गीत उभरता है। बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती है, बहारें फिर भी आएंगी, जब फिल्म बहारें फिर भी आएंगी रिलीज हुई तो लोगों को गुरुदत्त की बहुत याद आई। गुरुदत्त की ये अंतिम फिल्म थी। इसके बनते बनते ही वे संसार छोड़कर चले गए थे, लेकिन इस फिल्म का संदेश जैसे उनके जीवन का संदेश बनकर दर्शकों के सामने आया और गुरुदत्त के चाहने वालों ने इस फिल्म को इसी रूप में स्वीकार किया। बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आएंगी, ये थी आज की फिल्म जिसकी कहानी और कहानी के पीछे की कहानी आपने सुनी। बाइस्कोप की ये बातें आपको सुनाई लोकेंद्र शर्मा ने। उनके सहायक थे PKA नायर। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी से जुड़ी जानकारियां जुटाई इसाक मुजावर ने और इस प्रोग्राम के अनाउंसमेंट की रेनू बंसल ने, यानी मैंने। अब प्रोग्राम का समय पूरा हुआ और मेरा काम भी। हाँ, आपका काम यानी इंतजार बेशक शुरू हुआ, लेकिन एक हफ्ते रुक जाइए, बाइस्कोप की बातें फिर आएंगी। बाइस्कोप की बातें।